तो स्टूडेंट्स, अब अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं। वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेन गेज। तो बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि जो स्ट्रेन गेजेस है वो आप यूज करते हो स्ट्रेन और स्ट्रेस मेजर करने के लिए। तो अगर हम बात करें कि क्या होता है स्ट्रेस, तो सिंपली स्ट्रेस इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं फोर्स तो सबसे बड़ी बात है कि हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेन गेजेस यूज किया जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेस एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहली बात ये की जाए कि आपका स्ट्रेस होता क्या है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो सिंपली आपका जो स्ट्रेस होता है वो होगा फोर्स अपॉन एरिया। और बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रेस एक तरीके का प्रेशर ही है, और इसलिए अगर देखें तो दोनों का जो फॉर्मूला होता है, आपके प्रेशर का भी फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेस भी आपका फोर्स अपॉन एरिया है। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ये क्या हो सकता है, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, बात करें दूसरी चीज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर पे फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें जितना चेंजेस आता है उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं। तो बेसिकली जो आपका स्ट्रेन है वो दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे काम का है, एक को हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। यानी कि किसी भी लेंथ का कोई कंडक्टर है और उस पर अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, वो चाहे आपका टेंसाइल फोर्स हो या कॉम्प्रेसिव फोर्स हो, और उसके अप्लाई करने के बाद अगर उसके लेंथ में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है तो आप उसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो होता है लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन कहने का मतलब किसी कंडक्टर का पर्टिकुलर डायमीटर डी है और उस पर अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद उस पर डेल्टा डी का अगर चेंज ला दें तो उन दोनों के रेशियो को हम लैटरल स्ट्रेन कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी। पॉइसंस रेशियो को हम गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन ठीक है, तो हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ये हमारा पॉइसंस रेशियो कहलाएगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं आपका एक होता है यंग्स मॉडुलस, जिसको कैपिटल वाई से लिखते हैं, और दैट इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, और गेज फैक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस टू द पर यूनिट चेंज इन लेंथ। ये आपका कहलाता है गेज फैक्टर। तो हम सिंपली यहां पे गेज फैक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हुआ जीएफ, तो दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन पर यूनिट चेंज इन लेंथ। यानी लेंथ के चेंज होने से आपके रेजिस्टेंस में कितने का चेंज आ रहा है, इसका रेशियो आपका गेज फैक्टर कहलाता है, और जो कि 1+2 गामा के बराबर होता है, जहां गामा आपका क्या था, पॉइसंस रेशियो।
ठीक है। तो कभी कभी तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते फॉर्मूला, या फिर इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अब जो हमने अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कि बोल रहा है द स्ट्रेन गेज with a resistance of 250 ohm undergoes a change of 0.15 ohm during a test with strain is 1.5 फैक्टर पूछ रहा है। जबकि अगर बात करें तो यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस 0.15 ओम हमें पता है, रेजिस्टेंस 250 ओम हमें पता है, साथ ही साथ हमें यहाँ पे इसका स्ट्रेन पता है, स्ट्रेन, और स्ट्रेन का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये इसे कट करेगा 10 टाइम्स में, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 1000 अपॉन 250, जो इसे 4 टाइम्स में कट करेगा। तो यहां पे हमारा जो गेज फैक्टर है वो 4 हमें मिल जाएगा। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो बोल रहा है ए रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज विद गेज फैक्टर ऑफ 2 इज बॉन्डेड टू ए स्टील मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेन ऑफ 1 into 10 power minus 6. The original resistance value of this strain gauge is 120 ohm. The change in resistance due to the applied strain is, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें गेज फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2, हमें स्ट्रेन दिया हुआ है 1 into 10 to the power minus 6। इसके साथ साथ हमें ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू हमें पता है, R इज इक्वल टू 120 ओम। हमें निकालना है डेल्टा R का वैल्यू। ठीक है, पिछले वाला ही है कि जो आपका गेज फैक्टर होगा दैट इज इक्वल स्ट्रेन। तो यहां से अगर हमें चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है तो दैट इज इक्वल टू गेज फैक्टर इंटू रेजिस्टेंस इंटू स्ट्रेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ए रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज विद अ गेज फैक्टर ऑफ 2, यानी कि यहाँ पे हमें गेज फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2, is fastened to a steel member subjected to a stress of 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमें स्ट्रेस का पता है जो कि है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे यंग्स मॉडुलस यानी कैपिटल Y का वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यंग्स मॉडुलस का अगर हमें फॉर्मूला याद हो तो यंग्स मॉडुलस Y इज इक्वल टू होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, तो यहां से हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेन हमारा निकल सकता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेस का वैल्यू कितना है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस का वैल्यू है 2 into 10 to the power 5। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.5 into 10 to the power minus 3। तो ये हमें स्ट्रेन का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें अगर स्ट्रेन का वैल्यू पता चल गया तो गेज फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो हमें परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो जो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालने का मतलब है कि डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 कर दें तो यही हमारा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, जो कि हो जाएगा 10 to the power minus 3
into 100 that is equal to 0.10%। और इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अब हम कुछ नोट की बात करते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने न्यूमेरिकल्स बनाए, वहां पे अगर आपको देखा होगा तो स्ट्रेन जो है वो आपका यूनिटलेस यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी था। क्यों? क्योंकि अगर हम लेटरल स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर होता है, जो कि दोनों का यूनिट सेम होगा, या चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ का भी यूनिट सेम होगा। तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रेन है वो एक डायमेंशनलेस या यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि strain is a unitless quantity, but sometimes it is expressed in microstrain। कुछ टाइम के लिए माइक्रो स्ट्रेन के लिए भी कहीं कहीं पे इसको आप देख सकते हो कि माइक्रो स्ट्रेन में इसे एक्सप्रेस किया जाएगा। तो 1 माइक्रो स्ट्रेन का मतलब क्या होता क्या है ये हम समझते हैं। तो 1 माइक्रो स्ट्रेन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई 1 मीटर लेंथ का कोई बॉडी है और उस पर आपने कोई भी फोर्स अप्लाई किया, और उस फोर्स के अप्लाई होने के बाद अगर उसमें सेकेंड पॉइंट अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि जो पॉइसंस रेशियो अभी हमने पढ़ा था, जो पॉइसंस रेशियो फॉर मेटल्स lie between 0 to 0.5। ठीक है, जो पॉइसंस रेशियो है वो आपके किसी भी मेटल के लिए जो उसका वैल्यू होगा वो 0 से 0.5 के बीच में लाई करेगा, which gives गेज फैक्टर प्लस 2 गामा था, जहां गामा आपका पॉइसंस रेशियो था। तो अगर हम इस रेंज से अगर देखें तो इसका जो मैक्सिमम रेंज हो सकता है वो 0.5 हो सकता है। तो अगर हम 0.5 अगर पुट करें तो 1 प्लस 2 इंटू 0.5, तो 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये मैक्सिमम जो गेज फैक्टर आपका मेटल का हो सकता है वो 2 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी भी मेटल का अगर मान लो पॉइसन, तो वो हम ले सकते हैं गामा इज इक्वल टू 0.3, विच गिव्स गेज फैक्टर इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर करें for semiconductors, gas factor is very high. Gas factor should have to be हायर। और जिस भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस या ट्रांसड्यूसर का सेंसिटिविटी जितना ज्यादा होगा उससे जो मेजरमेंट होगा वो उतना ही एक्यूरेट होगा। इसलिए बहुत डिजायरेबल है कि आपका जो किसी भी मटेरियल का आपका जो गेज फैक्टर होगा वो जितना हाई हो वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि अगर सपोज किसी भी मोटर या किसी भी मूविंग बॉडी का, सर्कुलर मूविंग बॉडी का जो रोटेशन में है और उसका एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि अगर सपोज मान लेते हैं आपके पास कोई शाफ्ट है, अगर सपोज ये आपका एक शाफ्ट है, अगर हम
स्ट्रेन गेजेस को रखते हैं, जो आपका स्ट्रेन गेज है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो अगर ये आपका स्ट्रेन गेज है तो इस पे दो टाइप के लेंथ है, एक लेंथ आपका ये हो जाता है और दूसरा लेंथ हो जाता है ये, ठीक है। तो अब आप इस पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई करो किसी भी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, या फिर आप इस पे कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करो किसी भी एक्सिस के अलोंग। तो टेंसाइल फोर्स या कॉम्प्रेसिव फोर्स के अप्लाई करने से एल या बी में से कोई ना कोई डायमेंशन चेंज होगा और डायमेंशन के चेंज करने से इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है। तो अब यहां पे देखो, अगर किसी इस शाफ्ट, ये अगर जो शाफ्ट आपका बना है, अगर ये शाफ्ट अगर रोटेटिंग शाफ्ट है, तो अगर ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितना टॉर्क अप्लाई कर रहा है अपने रोटेशन के लिए, अगर उसे मेजर करना है तो इस शाफ्ट एक्सिस से ठीक 45 डिग्री पे आप अपने स्ट्रेन गेजेस को पुट करेंगे और वो स्ट्रेन गेजेस आपके व्हीटस्टोन ब्रिज का पार्ट होगा और ये चारों चारों स्ट्रेन गेज आपके 4 आर्म्स होंगे आपके व्हीटस्टोन ब्रिज के। तो जब आपका शाफ्ट रोटेट करेगा तो स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी स्टैटिक होंगे, तो उस कंडीशन पे जब वो शाफ्ट रोटेट करेगा तो वो एक जितने टॉर्क से वो रोटेट कर रहा होगा वो टॉर्क अप्लाई होगा आपके स्ट्रेन गेजेस पे और उस टॉर्क के कारण आपके स्ट्रेन गेजेस में डिफॉर्मेशन आएगा जिसके कारण उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा और उससे आपका ब्रिज अनबैलेंस होगा और आपको वो टॉर्क मैग्नीट्यूड बताएगा कि कितने टॉर्क का उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा था, क्योंकि जितना ज्यादा टॉर्क अप्लाई होगा उतना ज्यादा वो डिफॉर्म होगा, जितना ज्यादा डिफॉर्म होगा उतना ज्यादा उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना ज्यादा चेंज होगा आपका ब्रिज उतना ही अनबैलेंस होगा, उतना ही वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्ट्रेन So students, we have achieved our second learning outcome, that is important terms related to strain gauges, and I think you have understood it very well. So let's have a knowledge check.